नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण की। बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण के में पिछले साल के बजट का लेखा जोखा, मतलब ये कि बजट में जो प्रावधान किए गए थे पिछले वर्ष वह कितने कारगर साबित हुए, योजनाएं जो चलाई गई वह कहां तक पहुंची, उसका इम्पैक्ट आम लोगों पर और अर्थव्यवस्था पर क्या हुआ, ये सारी चीजें आर्थिक जो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है उस सर्वे में बताया जाता है। आर्थिक प्रगति की दर क्या रही ये भी बताएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वे पेश करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आर्थिक प्रगति की दर 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया है। सरकार की गारंटी को जमीन पर उतारने के लिए पिछले वर्ष जो कार्य सरकार ने शुरू किए थे उसके परिणाम आ चुके हैं। वित्त मंत्री के आर्थिक सर्वे के पटल पर आने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया था कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। उसके बाद वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोरोना महामारी के बाद तेजी से रिकवरी की है, जिसने देश की जीडीपी में जबरदस्त उछाल आया है। कल आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट पेश किया जाना है। लोगों की उम्मीदें इस बजट से बहुत ही ज्यादा है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टैक्स पेयर, मध्यम वर्ग और कॉर्पोरेट वर्ल्ड सभी की अपनी अपनी चाहत है। जीडीपी के आंकड़े पेश करते हुए वित्त मंत्री ने जो बताया उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2020 की तुलना में 20% बढ़ी है। इस पे क्या होगा ये मैं अपने जो हमारे गेस्ट मेहमान हैं उनसे मैं बात करूंगा। इस पे पूछूंगा कि आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया गया। बहुत सारे ऐसे नियमों को शिथिल कर दिया गया है जिसकी वजह से उद्योगपतियों को परेशानी होती थी नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करने में। आर्थिक सर्वे के डेटा को देखने से देश की क्या तस्वीर बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए भारी निवेश का जीडीपी और विकास दर पर क्या असर रहा, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन चर्चाओं के अलावा हम उन मुद्दों पर भी बात करेंगे जो अर्थव्यवस्था के भगवा चरित्र को दर्शाने के लिए आर्थिक सर्वे और बजट में समाहित किए गए हैं। चाहे वो योजनाओं के नाम हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर मंदिरों और धर्म स्थानों के विकास करने की योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात हो। वैश्विक स्तर पर अयोध्या, काशी, उज्जैन, ज्ञानव्यापी और मथुरा को विकसित करने के लिए बजट के जो प्रावधान राज्य सरकारें और केंद्र सरकार की ओर से किया गया था उसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। आगामी बजट में सरकार से उम्मीद है कि वो गुमनामी और जर्जर अवस्था में पड़े देश के लाखों मंदिरों को पुनर्जीवित कर सनातनी परंपरा को मजबूत करेगी और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उनके योगदान को सुनिश्चित करेगी। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या आर्थिक सर्वे में भारत के भगवा भविष्य की जो झलक दिखी है आगामी बजट में भी वह दिखेगी। क्या मंदिर, गुरुकुल और गाय ही हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का भविष्य है? क्या हिंदुस्तान के भविष्य को सनातनी व्यवस्था की ओर लौटकर ही मजबूत किया जा सकता है? क्या भगवा पर भरोसा जताकर ही हिंदुस्तान विश्वगुरु और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान रहेंगे। हमारे साथ गेस्ट हमारे एक स्टूडियो में भी हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जो दिनेश गर्ग जी हैं वो हैं सीए, पीएससी से सीए हैं, अर्थशास्त्री हैं और बजट की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा आकाश जिंदल और विजय लक्ष्मी जी भी हमारे साथ रहेंगे, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले जो मुख्य बातें आज जो पेश की गई है वो मैं आपको अपने स्क्रीन पे ग्राफिक्स के जरिए बता दूं कि 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ को 6.5 से 7% रहने का अनुमान जो है आज वित्त मंत्री ने संसद में कहा कि 6.5 से 7% तक जो है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होने की उम्मीद है। ऑटो सेक्टर में 67,690 करोड़ के एफडीआई की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि और रोजगार के अवसर पर ध्यान देने की जरूरत पर भी उन्होंने बल दिया और कहा कि कृषि और रोजगार जो है आने वाले टाइम में एक महत्वपूर्ण सेक्टर, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत को 2025 तक विदेशों से 129 अरब का जो है वो सहयोग मिल सकता है। करीब 94% बीमारियों का कारण जंक फूड है, ये बताया गया है। ये बहुत ही संतुलित भोजन की जरूरत पर जोर दिया गया है और यही मैं कह रहा हूं कि इसी में ये भगवा जो छाप है वो इसी तरीके के 2030 तक सालाना 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। आईएमएफ के अनुसार वास्तविक जीडीपी 7% का अनुमानित है। सर्वे की जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन के जरिए बता रहा हूं। पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र में 4.18% की दर से वृद्धि दर्ज की गई है। खुदरा महंगाई वित्त वर्ष 2024 में घटकर 5.4% जो है वो रह गई है। 2022-23 में बेरोजगारी दर जो है वो घटकर 3.2% रह गई है। भारत का सर्विस एक्सपोर्ट 4.9% जो है वो बढ़ा है। खुदरा महंगाई 2024 में 4.6% रहेगी। हर साल
78.5 लाख रोजगार जो हो देने की बात है। बहुत अच्छी तस्वीर जो है निर्मला सीतारमण ने आज जो आर्थिक सर्वे के दौरान जो है उन्होंने पेश किया। अब इस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो भी हम आपको दिखाएंगे, और जो वित्त मंत्री हैं वो भी, और जो कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने क्या कहा उस पर भी वो भी आपको सुनाएंगे। उसके बाद मेहमानों से परिचय करेंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा। बजट सत्र है, मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला। The introduction of artificial intelligence, the need to balance energy security and energy transition, and of course the imperatives of employment and skilling. Now this economic survey actually picks up on those themes. And more importantly, it tries to identify the areas and actions that we need to take such that these 4 important challenges can be addressed as best as possible. In some sense, this survey picks up on the theme that all hands on the table must be there, and no economic approach will be exclusionary or will be excluded. We need manufacturing, we need services, we need agriculture, we need the public and private sectors to act together. We need union and state governments to act together. इकोनॉमिक सर्वे सरकार के द्वारा प्रकाशित हुआ, और ये इकोनॉमिक सर्वे जो ज़मीनी हालात है, उस ज़मीनी हालात से बिल्कुल परे है। और इस संवाद मेल के द्वारा हम ज़मीनी हालात और ज़मीनी जो सच्चाई है वो देश के सामने ले जाना चाहते हैं आपके द्वारा। इकोनॉमिक सर्वे के अगर आप सरकारी के जो आवाज़ है, सरकारी पक्ष है, तो उनका रूप तो ऐसा है, उनका व्यवहार ऐसा है तो सब चंगा सी, पर वास्तविक में आज लोगों की हालात ठीक नहीं है। तो विपक्ष कह रहे हैं कि जमीनी जो हकीकत है उससे सरकार जो है दूर है, उसकी कोई तस्वीर जो इसमें नज़र नहीं है। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट अभी हैं फिलहाल, आकाश सिंधल बाद में जुड़ेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में सीए दिनेश गर्ग जी, आपका स्वागत है दिनेश जी, और डॉक्टर राजलक्ष्मी जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, पिछले हर एक बजट में हमारे साथ जुड़ती हैं और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप हिस्सा लेते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर राजलक्ष्मी जी आप ही के पास आना चाहूँगा। ये जो तस्वीर बताई गई है, मैं तो चाहूँगा कि सबसे पहले आप दोनों जो हमारे एक्सपर्ट हैं अपनी टिप्पणी दें कि जो आज आर्थिक सर्वे पेश किया गया, आप लोग भी देख रही थी, इस जो निर्मला सीतारमण जी ने कहा और जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे गौरव गोगोई, उन्होंने जो कहा, आपको लगता है कि दोनों के बीच में तालमेल था, वो सही व्याख्या थी उसकी, या आपको लगता है कि इससे अलग कुछ है? नमस्कार। जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण आज हमारी वित्त मंत्री जी ने पेश किया, उसमें निश्चित रूप से सारे सुनहरे पहलुओं को ही दर्शाया गया है, इसमें कोई शक नहीं कि सभी जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ द इकोनॉमी है उसी को हाईलाइट किया गया है। और मगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी है, ये अच्छी बात है। जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि इसमें जो जमीनी हकीकत है वो नहीं बताया गया है। इसमें भी काफी हद तक सच्चाई है। कुछ जमीनी हकीकतें हैं जिनसे कि हम आज हर दिन रूबरू हो रहे हैं,
जैसे कि सबसे पहला है कि ये हमें जो चाहिए अभी वो वास्तव में है एक ऐसा विकास, एक ऐसा ग्रोथ जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड हो, रोजगार परक हो। और हमारे देश में जैसा कि सारे आर्थिक सर्वेक्षण से भी दिखाई दे रहा है, जो ग्रोथ हो रहा है वो विकास तो हो रहा है, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा है। बेरोजगारी जिस जैसा बताया जा रहा है, वास्तविक जमीनी हकीकत में उस तरह की घटती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सबसे रोजगार के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्टर है एग्रीकल्चर, उसमें इस आर्थिक संरक्षण के हिसाब से जो कृषि की विकास दर है वो 5% से कम है। और ऐसी स्थिति में जब 5% से कम कृषि का विकास दर होगा तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा जो विकास दर है उसको 7-8% या 6.5 से 7% भी ले जाने में काफी दिक्कतें होंगी। कृषि के अलावा हमारे जो उद्योग क्षेत्र हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो रोजगार मिल रहा है वो केवल विनिर्माण उद्योग में मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज्यादा तेजी से मिल रही है। जो औद्योगिक क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसका ग्रोथ रेट बहुत ही कम है। जो रोजगार मिल रहा है वो अकुशल क्षेत्र में है, अशिक्षित श्रमिकों को जिनको उसमें रोजगार मिल रहा है। और वास्तव में जैसा कि इस इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया जा रहा है, हर 2 में से 1 व्यक्ति हिंदुस्तान का बेरोजगार दिखाई दे रहा है। तो ये एक बहुत ही गंभीर मसला है। बिल्कुल, बहुत ही गंभीर मसला है। आपने जो सवाल डॉक्टर राजलक्ष्मी उठाए, हमारे जो दिनेश गर्ग जी हैं वो सुन रहे हैं आपकी बात को, और मुझे लगता है कि दिनेश गर्ग जी आप जरा बताएं कि क्या वो राजलक्ष्मी जी की बातों से आप सहमत हैं? क्या आपको लगता है वो सही तस्वीर पेश कर रही है, या आपका सोचना जो है कुछ अलग है, आपकी तस्वीर कुछ अलग है? नमस्कार। मैं आपको तो आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है डिस्कशन के लिए, क्योंकि देश की अधिकांश जनता ये समझने में असमर्थ है कि आर्थिक सर्वे होता क्या है और आर्थिक सर्वे में और बजट में फ़र्क क्या है दोनों में। तो मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को ये समझा दूं कि ये आर्थिक सर्वे होता क्या है। बेसिकली प्रतिवर्ष बजट से एक दिन पूर्व एक आर्थिक सर्वे नाम का एक डॉक्यूमेंट जारी होता है सरकार के द्वारा, जिसको संसद के पटल पर रखा जाता है। ये आर्थिक सर्वे बेसिकली पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में जितना भी देश के अंदर आर्थिक प्रदर्शन हुआ है उसका एक रिपोर्ट कार्ड है। आप इसको आर्थिक समीक्षा पत्र कह सकते हैं या आर्थिक रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं किसी भी देश का, भारत जैसे देशों का। तो इस बार जो डिपार्टमेंट है जो इस पत्र को तैयार करता है उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है और उसके जो चीफ हैं उनका नाम है बी अनंत नागेश्वर, और उनकी पोस्ट जो उनका डेजिग्नेशन है वो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया जी। तो उन्होंने 500 पेज का इस बार का जो अर्थ ये तो चीजें सर जो बस 10 सेकंड उन्होंने इस बार का जो प्रपत्र तैयार किया है उसमें 500 प्रश्नों का प्रपत्र है। उसको घंटे 2 घंटे में पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो ये कहना कि 500 प्रपत्र के पढ़ के और इमीडिएट उसका एनालिसिस किसी व्यक्ति ने सही तरीके से किया होगा, चाहे वो कांग्रेस जैसे दल हो या कोई और हो, तो ये थोड़ा मुझे मुश्किल सा लगता है। हमने भी इसको पढ़ने के लिए 500 पेजों को पहले 100 पेज में कन्वर्ट किया, फिर 100 को 50 में कन्वर्ट किया, तब ये हमारी ये समरी तैयार हुई है। तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये कांग्रेस जैसे दल विचलित क्यों हुए हैं। वो विचलित हुए हैं जीडीपी की ग्रोथ रेट को देख करके। आर्थिक सर्वे के अनुसार हमारे 2023-24 वित्त वर्ष में भारत ने 8.2% जीडीपी हासिल रेट किया है, 8.2% का ग्रोथ रेट हासिल किया है, जो पिछले 3 वर्षों में 7% के कंसेक्यूटिव रेट से ज्यादा है। पिछली बार हमने जो 2023 में 7.83 हासिल किया, उससे पहले 7% हासिल किया। तो इस तरीके से इस 8.2% जीडीपी रेट को देख करके कांग्रेस जैसे दल विचलित हो गए। बेसिकली उन्होंने इससे आगे पीछे कुछ देखा नहीं, इसलिए उनको जो समझ में आया नाप शनाप उनको जो बोलना था बोल के निकल गए उनको। अब दूसरी बात यह है कि इस आर्थिक सर्वे के अंदर इन्होंने जो डेटा पेश किया है उसमें उन्होंने 4 चीजों में बड़ा विशेष बल दिया है। पहला है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दुनिया जानती है कि बदलते हुए वर्ल्ड के अंदर अगर कोई देश अपने आप को एआई के हिसाब से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करता है तो वो आने वाले वर्षों में कहाँ दिखाई देगा, वो शायद विश्व के नक्शे से ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, तकनीक के साथ चलने वाला तालमेल उन्होंने। दूसरा उन्होंने सोलर प्रोजेक्ट पर दम दिया। तीसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले बजट में हमने जब फरवरी में आपके साथ डिस्कशन हो रहा था तो सरकार ने 11 लाख करोड़ का बजट आपको दिया था। बिल्कुल। उस 11 लाख करोड़ के बजट को अभी सरकार बढ़ा करके करीब 12-12.5 लाख करोड़ रुपए करने जा रही है। तो देश के अंदर जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उससे उतना ही ज्यादा रोजगार पैदा होगा। अभी जो आपने एक डेटा दिखाया था 78.5 लाख एम्प्लॉयमेंट पर ईयर, वो नॉन फार्मिंग सेक्टर का है देश के अंदर। बिल्कुल, वो एक मायने। इसलिए इस आर्थिक सर्वेक्षण को एक एज ए होल देखिए, 500 पेज का डॉक्यूमेंट है। ठीक है सर, आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आप दोनों ने से मैं जो सवाल पूछा हूँ वो आकाश जी से नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप लोग जो बोले हम तीनों सारे अर्थशास्त्री एक ही तरह की। मैं आकाश जिंदल के लिए आज अलग से प्रश्न तैयार करके लाया हूँ। और आकाश जी, मैं
आपसे जानना चाहूँगा और दिनेश गर्ग जी से भी जानना चाहूँगा और राजलक्ष्मी जी की भी टिप्पणी इस पे चाहिए कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है और कल जो है बजट भी आना है, हमने बजट में देखा कि इसमें भगवा इम्पैक्ट जो है पिछली बार हमने देखा था कि जिस तरीके से कॉरिडोर बने अयोध्या, उज्जैन, काशी, मथुरा और उसके जरिए एम्प्लॉयमेंट जो किया उसको कहीं पर इसमें दर्ज करता हुआ मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कहीं पे आकाश जी कहीं इसमें दर्ज किया गया है। और क्या आपको लगता है कि जो हमारी सनातनी परंपरा थी, जो हमारा इकोनॉमी पहले था, अगर 40-50 साल पहले अगर हम जाएं तो जिस तरीके से जीडीपी हमारी थी, वो जीडीपी और आज जो हमारी जीडीपी है, क्या हमने अपने पुरानी परंपरा सनातन परंपरा से हम अलग होते गए और हमारी ग्रोथ जो है पिछड़ती चली गई और आज हम जो है 5वें नंबर पे हैं? हम कभी टॉप पे हुआ करते थे, तो टॉप से हम गिरे, आज हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम उस बात को नहीं सोच रहे हैं कि हम जिस परंपरा से टॉप पे बने हुए थे उस परंपरा को हम छोड़ चुके हैं। क्या इस बजट में वो प्रावधान भी हमें देखने को मिलेगा या देखा जाना चाहिए कि पुरानी सनातन परंपरा, गुरुकुल, गाय, गोबर, ये सब चीजें हमें देखने को मिलेगी क्या आकाश जी? मुकेश जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा। सुबह से मेरा 18वां शो है, इतना बढ़िया, इतना ऑफबीट, इतना अलग क्वेश्चन आपने पूछा है। आई थैंक यू फॉर दैट। पता चलता है कि देश के सबसे वरिष्ठ जर्नलिस्ट के साथ, नॉलेजेबल जर्नलिस्ट के साथ मैं शो कर रहा हूँ। सनातन परंपरा कहां ले गई थी, पहले सनातन परंपरा का डेटा देंगे। सनातन परंपरा में मैं आपको हर इकोनॉमी का डेटा दूंगा। हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ, ग्लोबल जीडीपी का परसेंटेज, सब में हिंदुस्तान नंबर 1 था। दूसरी बात आ जाती है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम में भी सबसे ज्यादा हम। कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन यहां होती थी और हमारी इकोनॉमी, मुकेश जी आप तो जानते हैं ये चीजें, दर्शकों को जान के खुशी होगी, हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हुआ करती थी। बिल्कुल एक्सपोर्ट्स करते थे, हमारे यहाँ पे अपने जहाज हुआ करते थे, अपने शिप्स हुआ करते थे। गुजरात की बंदरगाह और ट्रेड इतना ज्यादा विकसित था कि मैं आपको तमाम डेटा दे सकता हूं। वहां से हम बहुत सी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते थे। हमने मैरीटाइम रूट्स तैयार किए हुए थे, अपने मैरीटाइम सेफ्टी की प्रोविजन थी और उस सनातन परंपरा के अंदर ग्रोथ इतनी थी कि हमने हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, ये आज की बात नहीं मुकेश जी, उस समय हाईवेज, एक्सप्रेसवे बनाए थे जिनके ऊपर जगह जगह व्यापारियों के लिए और जो गुड्स ट्रांसपोर्टर थे उनके लिए आराम की जगह थी, उनके लिए शीतल जल की व्यवस्था थी, साथ ही साथ उनके लिए चौकियां थी कि उनको सिक्योरिटी दे सके, और साथ ही उस जमाने में कस्टम्स का भी प्रोविजन था। तो बहुत ही बढ़िया परंपरा थी जिसने हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे बढ़िया इकोनॉमी बनाया था। वो गाना कोई नहीं भूला होगा और उस गाने के अंदर काफी सब्सटेंस है, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अब आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है आज के कॉन्टेक्स्ट में, मेरे हिसाब से सनातन परंपरा क्या थी? सनातन परंपरा ये थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाइए, कारोबार को बढ़ाइए, ग्रोथ को बढ़ाइए, जिससे हर व्यक्ति का भला हो। और ये सरकार उसी ट्रैक पे चल रही है। वो कही कुछ खुशखबरियां आपको बता दूं जी। सबसे पहले तो हमारी जो करंट सरकार है, एनडीए गवर्नमेंट, बड़ी अच्छी बैटिंग पिच पे है। आरबीआई ने बहुत बढ़िया वॉपिंग डिविडेंड दिया है 2.1 लाख करोड़ का सरकार को। दूसरा, इस सरकार को, बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को मैं सैल्यूट करूंगा। इन्होंने बहुत अच्छी जीएसटी कलेक्शन करके दिखाई है। अप्रैल 2024 का डेटा लीजिए, 2.1 लाख करोड़ ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास आज, सरकार की नीतियों के कारण, आरबीआई के डिविडेंड के कारण, टैक्स कलेक्शन के कारण, साथ ही साथ फॉरेन रेमिटेंसेस बहुत बड़ी है, वो धन है जिससे आम आदमी का भला कर सकते हैं। सनातनी परंपरा में क्या होता था कि आप लोगों को कमाई करवाइए, वो कमाई आगे जाके वो खर्च करेंगे, जिससे इकोनॉमी चलती थी। और कहीं ना कहीं मैं आपको लिस्ट आउट कर सकता हूं कि इकोनॉमिक सर्वे एग्जैक्टली, क्योंकि उसका जिस्ट जो है एक पेज में क्लियर हो जाती है, सरकार की भावना क्या है, सरकार क्या दिखा रही है और सरकार क्या चाहती है। मेरे हिसाब से कल, पिछले 5 सालों से मैं कहता था कि लड्डू पेड़े कम मिलेंगे, बट कल लड्डू पेड़ों के लिए पहले से थोड़ा जो है ज्यादा मिलने की संभावना। और लड्डू पेड़े भी लिस्ट आउट कर देता हूं क्या क्या जो है, जो मैंने तमाम चैनल्स पे इकोनॉमिक सर्वे के बाद कहे हैं। पर्सनल इनकम टैक्स, सबसे पहली बात, 1.5 लाख अभी दिनेश गर्ग जी भी बता रहे थे बिल्कुल 1.5 लाख रुपए की एडिशनल एग्जम्पशन लिमिट मिलने की संभावना है। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,000 एडिशनल मिलने की संभावना है। महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए 50,000 की एडिशनल एग्जम्पशन आने की संभावना है। हाउसिंग फाइनेंस, मोदी साहब का सपना रहा है हाउसिंग फॉर एवरीवन, हर व्यक्ति को घर देना।
तो हाउसिंग फाइनेंस को मोटिवेट करने के लिए हाउसिंग में जो प्रिंसिपल का कंपोनेंट होता है सेक्शन 80 वहां 50,000 की एडिशनल एग्जम्पशन आने की संभावना है। जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है सेक्शन 24 भी, वहां 1 लाख का एडिशनल जो है एग्जम्पशन आने की संभावना है। हेल्थ इंश्योरेंस, कोरोना में आपने और मैंने कितने शो किए हैं, मेरे ख्याल हम आप याद ही नहीं कर सकते, इलाज पे कितने खर्चे होते थे हमें पता है। तो आज की बीमारियों के इलाज को देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस में 15,000 की एडिशनल एग्जम्पशन आने की संभावना। और सबसे बड़ी चीज, सबसे अच्छी जो कल सौगात मिलने की संभावना है, ऑफकोर्स ये सारी संभावना है, बाकी तो कल बजट में पता चलेगा। डीजल के ऊपर 5 रुपए के कंसेशन की मैं उम्मीद कर रहा हूं। डीजल में दर्शकों को बता दूं, 2 तरह के टैक्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज चार्ज करती है और स्टेट वैट। तो सेंट्रल एक्साइज में 5 रुपए की कटौती की उम्मीद कर रहा हूं। उससे होगा क्या, हाउसवाइफ के लिए खाने पीने का सामान सस्ता हो जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग व्हिच वी कंज्यूम लिटरली ट्रेवल्स ऑन डीजल। किसान भाइयों के लिए इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी। देखिए, ऑपोजिशन ने 2 मुद्दे उठाए थे मेनली जनरल इलेक्शन में, पहला अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा इन्फ्लेशन। तो कल का बजट दोनों को टैकल करने की पूरी कोशिश करेगा। मेरे हिसाब से प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी आने की उम्मीद है। 10 सेकंड और लूंगा। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, वो जो हम देखते हैं प्याज के दाम 110-20 रुपए हो गए एकदम, वो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड उनको जो है काबू में करेगा। एकदम देखते हैं टमाटर का रेट कहीं भाग गया, तो वो चीज गृहिणी को इंपैक्ट करती है। और हम सब तो जानते हैं, आप तो मुकेश जी जानते हैं, इतने वेटरन हैं, प्याज के ऊपर क्या क्या होता आया है। आपकी दिल्ली की सरकार प्याज पे जो चली गई थी अब तक वापस नहीं आई है। जो सबको पता है कि दिल्ली की सरकार जो बीजेपी की थी वो प्याज की कीमत पे ही गई थी। और इशारा किया जा रहा ब्रेक लेने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, जितने दर्शक हैं, जितने मेहमान हैं, सब हमारे साथ बने रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जब वापस आएंगे तो दिनेश गर्ग जी और डॉक्टर राजलक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जो सवाल उठाए गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे भगवा भविष्य की, इकोनॉमिक सर्वे में भगवा भविष्य क्या है, कल जो बजट होने वाला है, बजट में क्या रहेगा। और हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए, आकाश जिंदल जी से भी बात करते हैं, दिनेश जी हमारे साथ हैं और डॉक्टर राजलक्ष्मी जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, आपसे पहले भी चर्चा हो रही थी हमारे न्यूज़ रूम में कि अगर हम बजट की बात करें तो बजट में जो हम लोग देख रहे हैं कि अयोध्या का विकास हुआ, राज्य सरकार ने भी पैसे लगाए, और केंद्र सरकार, चूंकि जब वहाँ पर रेलवे का विकास होगा, जब एयरपोर्ट बनेंगे तो केंद्र सरकार के पैसे भी वहाँ पे खर्च होते हैं। और उससे जो डोमेस्टिक जो पर्यटन है, उसके अलावा जो है फॉरेन जो बाहरी पर्यटन है वो भी बढ़ता है, और उससे अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा जो है उछाल आता है, मजबूत होती है। क्या आपको लगता है कि ये जो बजट आने वाला है, या आर्थिक सर्वे में जो इसकी तस्वीर दिखी है, क्या आने वाले दिनों में जो लाखों मंदिर जो गुमनामी में है, जर्जर हैं, क्या आपको लगता है कि उनको भी डेवलप करने के लिए सरकार को बजट में प्रावधान करना चाहिए, ताकि अपना जो अर्थव्यवस्था है, हम जिस ओर जाना चाहते हैं उस ओर जाएं, और उन मंदिरों का भी कल्याण हो और अर्थव्यवस्था भी मजबूत बने? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए इसमें है क्या, इसको ना थोड़ा सा आपको एक पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा पूरी व्यवस्था को। आपने देखा होगा, जो जिस पेशेंट को जो बीमारी होती है, हर डॉक्टर उसके पेशेंट के हिसाब से दवा लिखता है। हमारा जो देश है वो एक उस तरह की अर्थव्यवस्था को एप्रिशिएट करता है, जहां अर्थव्यवस्था गांव से, गाय से और हमारे सनातन प्रकृति से जुड़ी हुई हो। क्योंकि हमारी मूल सोच में सनातन है, हमारी मूल सोच में गांव है। तो हमारा जो पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, सनातनी जो हमारी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, उस समय भारत विश्व का नंबर 1 कंट्रीज में से एक होता था। जैसे भी आकाश जिंदल जी ने भी कहा और आपने भी कहा कि ये देश, हमारा देश सोने की चिड़िया था। तो अब सवाल है कि हम उस रास्ते से भटके कैसे। हम उस रास्ते से इसलिए भटके कि हमने ब्रिटेन जैसे देशों की नकल की। शुरुआत में जब स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ तो हमने ये नहीं देखा कि हमारा विकास कैसे हो सकता है, हमारे के लिए कौन सी दवा ठीक है, हमारे लिए कौन सा आर्थिक मॉड्यूल ठीक है, हमारे लिए कौन सा बजट का मॉड्यूल ठीक है। बस जो ब्रिटेन ने किया वो हमने कर डाला, जो अमेरिका ने किया वो हमने कर डाला, जो बाकी देशों ने किया वो हमने कर डाला। तो वो जो अर्थव्यवस्था थी वो उसका मूल मंत्र था, पहले स्वास्थ्य फिर समृद्धि। अब की जो अर्थव्यवस्था बनी है उसका बोला पहले स्वास्थ्य का नाश फिर समृद्धि। अब आप गौर से देखिएगा, देश के अंदर जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि तो बढ़ रही है, लेकिन देश के अंदर उसी तरीके से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो गड़बड़ कहीं ना कहीं हुई। तो जो हमारी पुरानी अर्थव्यवस्था है, पहले स्वास्थ्य और फिर समृद्धि, जब आप इस व्यवस्था पे आप काम करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको ना सिर्फ अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, बल्कि आप विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हैं। बिल्कुल। डॉक्टर राजलक्ष्मी जी, क्या राजलक्ष्मी जी, क्या आप इस कंसेप्ट से एग्री करती हैं? व्यवस्था का संबंध है, मैं समझती हूँ कि सनातनी अर्थव्यवस्था तो प्रारंभ से ही रही है हमारे देश में और सदा ही रहेगी। फिलहाल हमारे जो सनातनी है या जो गैर सनातनी है, वे सभी हिंदुस्तान के ही नागरिक हैं। और जब
हिंदुस्तान के लिए बजट पेश होगा, हिंदुस्तान के विकास का बजट पेश होगा, तो हर किसी का विकास होगा। उसमें जितने वर्ग शामिल हैं, वो बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें हर वर्ग का विकास हो। जहां तक हम सनातनी यानी प्राचीन का बात सोचें, तो एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं समझती हूँ कि भविष्य अतीत के गर्भ से पैदा नहीं होता, भविष्य हमेशा वर्तमान के कोख से ही जन्मता है। इसलिए आज की जो हमारी दशा है, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण में बताया जा रहा है, उसी के आधार पर हमारे कल की दिशा यानी बजट में दिशा निर्देश होंगे। तो प्रजा हम अपने प्राचीन को देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था पहले तो कृषि प्रधान थी, सदा से ही रही है कृषि प्रधान, और आज भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है कृषि। और दूसरा लघु और कुटीर उद्योग। लघु और कुटीर उद्योग थे जिनके वजह से हम दुनिया में नंबर 1 जाने जाते थे, जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। मतलब बड़े पैमाने के उद्योग, क्षमा करेंगे, भारत में उस समय भी नहीं थे। और लघु और कुटीर दुनिया भर में नहीं थे, तो दुनिया में ही कहीं जो कि हमारे देश में बाद में ही आए, स्लो आए, दूसरे देशों से स्लोअर आए। हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जो ब्रिटेन में बहुत पहले हो गया था, वो हिंदुस्तान में अब जो सबसे पहले हुआ था ब्रिटेन में, वो अभी तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया में कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किए बगैर सर्विस सेक्टर का रिवॉल्यूशन कर लिया है। हमारा ग्रोथ का सिस्टम बिल्कुल अलग है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है लघु कुटीर एवं मध्यम उद्योग के श्रेणियों का। लघु कुटीर उद्योग मध्य यानी एमएसएमई सेक्टर के को डेवलप करने के लिए अगर सरकार उनके डीरेगुलराइजेशन उनको और स्वतंत्र करे, उनको और स्वतंत्रता दे, या कोई लेबर रिफॉर्म्स इस प्रकार के लाए जिससे कि उनको अधिक स्वतंत्रता मिले, अनुकूल परिस्थितियां मिले विकास करने के लिए। तो कर ही रही है, इस आर्थिक सर्वेक्षण में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे उन्होंने एड्रेस किया है, इस पे तो कर ही रही है, आगे भी करेगी। आकाश जिंदल जी आपकी बात से शायद सहमत नहीं है, वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। आकाश जी। मेरी बहन को मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई थी। एक एक करके आई लिस्ट आउट द इंडस्ट्री व्हिच वाज सेट अप इन इंडिया। Steel processing was an industry which was set up in India. Weapon processing was an industry which set up in India. Handicrafts, textiles, all these industries were set up in India. Industrialization का बेस ट्रेडिंग और कॉमर्स ये हिंदुस्तान से स्टार्ट हुई, हिंदुस्तान ने दुनिया को सिखाई। अर्थशास्त्र की रचना आचार्य चाणक्य, आचार्य कौटिल्य और अर्थशास्त्र में क्या क्या चीजें दुनिया ने उस सिद्धांत के रूप में सीखी हम सब जानते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्सेप्ट, ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट, कॉमर्स के कॉन्सेप्ट, ना सिर्फ इतने, एक्सपोर्ट के कॉन्सेप्ट। एक्सपोर्ट्स का अभी आप कहें तो मैं आपको लिस्ट आउट करूंगा कौन कौन सी कंट्री को हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे। और एक्सपोर्ट में सबसे पहली बात, आज जो यूरोप और यूएस बात करता है मेरी बहन, वैल्यू एडिशन की, वी वर द वंस हु यूज्ड टू ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट। हमारी वैल्यू एडिशन बहुत जबरदस्त थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्सटाइल, हम टेक्सटाइल में टॉप पे थे। वही आ रहा था, टेक्सटाइल में हम टॉप पे थे। बिल्कुल सही कहा। प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट मैडम। आई नेवर इंटरप्टेड व्हाइल यू वर स्पीकिंग। मैडम, आई नेवर इंटरप्टेड व्हाइल यू वर स्पीकिंग, सो प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। यू विल गेट योर टर्न, यू कैन स्पीक। श्योर सर। आप टेक्सटाइल की बात करें तो आज भी हम नहीं भूलते ढाका की मलमल। एक एक जो है रिंग में से पूरा थान निकल जाया करता था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की कितना सम्मान, कितना इज्जत था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम क्या था, अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा कर लिया था। उन्होंने व्हाट दे डिड वाज हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को किल किया, डेलिबरेटली किल किया। और उसके बावजूद आज मैं आपको बताता हूं कितनी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हमारे पास है। मोबाइल एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, डिफेंस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे बढ़ रहे हैं। और सेमीकंडक्टर दर्शकों को अपडेट कर दूं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की आत्मा होती है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे डीवीडी हो, चाहे कार हो। सेमीकंडक्टर्स में बहुत आगे बढ़ रहे हैं हम। और चाइना जो कोई मैन्युफैक्चरिंग का दादा बना हुआ था, वहां से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हिंदुस्तान आ रहे हैं। क्योंकि चाइना में अब क्या है, जीडीपी ग्रोथ उनकी हमसे कम से कम 3% पीछे है। वी आर ग्रोइंग एट 8.2%। चाइना's ग्रोथ रेट इज नियरली 5%। चाइना में रियल एस्टेट इशू है, डेट इशू है। आज की तारीख में चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट मूव के कारण दुनिया में कोई उसे पसंद नहीं करता। तो मैन्युफैक्चरिंग में और आपको डेटा दे दूं, 2022 में इंडस्ट्रियलाइजेशन से आगे चलिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में मेरी बहन दुनिया में सबसे आगे कौन है? ना अमेरिका, ना चाइना, ना ही कोई यूरोपियन इकोनॉमी। इट्स योर एंड माइन कंट्री इंडिया। दुनिया की सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमने की है। 2022 का आपको डेटा दे रहा हूं, आज देख लीजिए। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, चारों इकोनॉमीज हमसे बड़ी हैं। चारों में से किसी की जीडीपी ग्रोथ भी 8.2% के आसपास नहीं है। आपको और स्पेसिफिक डेटा देता हूं। जर्मनी 2023 में एक क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। यूएस रशिया यूक्रेन वॉर के बाद लगातार 2 क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। जापान
तीसरे से चौथे नंबर की इकोनॉमी आ गया। चाइना डिफ्लेशन 2 महीने रही है। हिंदुस्तान, मेरा और आपका हिंदुस्तान अकेला है जो सर पर दौड़ रहा है। और आपको फर्दर बता दूं, 2035 तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashindal.in की प्रेडिक्शन एंड आई हैव एंटायर कैलकुलेशन विद मी, वी विल बी अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। एंड और ये थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी की बात तो हम करते हैं 2026 तक। एक और चीज बता दूं, फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि जापान और जर्मनी दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक वो खुशखबरी मुकेश जी जो है अगले साल की शुरुआत में ही हमें सुना देंगे कि फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं, क्योंकि जापान और जर्मनी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज की तारीख में रुपी हमारा ग्लोबल करेंसी बनता जा रहा है। आज रुपी की एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है बहुत कंट्रीज में। आप करो, आप देखिए रशिया यूक्रेन वॉर के रसा के साथ भी हमने रूबल में ये किया, रुपी में किया था जी। जो एमएसएमई पे सवाल उठाया इन्होंने, एमएसएमई के बारे में अगर बता दीजिए, एमएसएमई को थोड़ा फ्री छोड़ा जाए ये कह रही हैं दिनेश। एमएसएमई में, ये एमएसएमई में मेरा मानना है, एमएसएमई में सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एमएसएमई, इस बात से मैं सहमत हूं, आज हमारी कंट्री की बैकबोन है। वो जो मेरा छोटा कारखानेदार है जो देश के छोटी सी मंडी में 20-25 लोगों को रोजगार देता है और वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, ही इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। तो एमएसएमई को स्ट्रेंथन करना चाहिए। उसके लिए दिनेश जी एमएसएमई पे बहुत काम किया हुआ है इन्होंने। मैं एक बार चाहूंगा दिनेश जी की टिप्पणी हो इस पे। जी। अभी जो कल अब बजट पेश होने वाला है, सरकार ने एमएसएमई सेगमेंट के लिए कुछ विशेष रियायतों को घोषणा करने की पूरी तैयारी कर ली है। बाकी असली रिपोर्ट तो उसी से पता चलेगी। अभी जैसे एमएसएमई में एक बड़ा क्लॉज था कि अगर आप एमएसएमई का पेमेंट किसी से, अगर आपने किसी यूनिट से एक कोई परचेज किया है तो उसका 45 दिन में पेमेंट करना जरूरी था। बेसिकली वो था तो इसलिए कि एमएसएमई के ओनर को उससे मदद मिलेगी कि उसका जैसे ही माल बिकता है तो उसको 45 दिन में उसकी पेमेंट मिलेगी और उसका पहिया चल निकलेगा। लेकिन उसका उल्टा हो गया। जो बड़े लोग थे ना, उन्होंने एमएसएमई से खरीदना बंद कर दिया। बोला भाई हमको आपको 45 दिन में पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर हम नॉन एमएसएमई से खरीदेंगे तो उसकी पेमेंट हम उसके बाद भी कर सकते हैं। तो वो उल्टा पड़ गया सरकार को। तो इस वजह से उन्होंने शायद उसमें कल आपको एक चेंज देखने को मिल सकता है, या तो उस क्लोज को हटाएंगे, डिले करेंगे, या उसकी लिमिट बढ़ा देंगे। और एक एमएसएमई को ना थोड़ा सा जो उसका लोन का जो इंटरेस्ट रेट है, एक वहां उनको थोड़ा सा मिलना चाहिए और एक इनकम टैक्स में थोड़ा सा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इसके लिए सरकार के साथ पूरी डिस्कशन हो चुका है। कल आपको इसमें काफी कुछ देखना मिलेगा। दूसरा क्या है कि एमएसएमई आपके रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। जितना आप एमएसएमई का विकास करेंगे देश के अंदर, उतने ही रोजगार के अवसर बढ़ते जाएंगे। तो सरकार का उस पर पूरा फोकस है और इस पर आपको परिणाम बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। जी डॉक्टर राजलक्ष्मी, आप कुछ आपत्ति जता रही थी आकाश जिंदल जी की बात पे। हाँ जी, मैं वो अगेन अतिजीवी बनकर आर्थिक विश्लेषण नहीं करना चाहूंगी। अभी चूंकि वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आने वाले बजट पर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा समझती हूँ वो ये है, चूंकि कि हम स्वास्थ्य की भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पहले सनातन विकास के हिसाब से पहले स्वास्थ्य फिर विकास। हाँ। तो देखते हैं कि सबसे जरूरी है दालों की उपलब्धता। पल्सेस शुड बी अवेलेबल टू एवरी मासेस, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर शाकाहारी होने पर ही जोर दिया जाता है और प्रोटीन का एकमात्र स्रोत दालें ही है। अरहर, तूर दाल, उड़द दाल और खास करके चना दाल, जो कि हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रोटीन का। उसके कीमतें बढ़ रही हैं, खुदरा महंगाई दर बढ़ रही है। केवल यही चिंताजनक बात नहीं है, बल्कि उसका उत्पादन और उनके उत्पादन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र भी लगातार गिर रहा है। चना के उत्पादन का क्षेत्र लगातार गिर रहा है और जब उत्पादन के अंतर्गत का क्षेत्र और उत्पादकता दोनों ही गिर जाएगी तो हम कीमतों को तो किसी भी तरह से नहीं, ना तो कीमतों पर को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही हम लोग उसकी उपलब्धता सामान्य नागरिकों को। मुझे लग रहा है कि आपकी जो चिंता है वो वाजिब है, लेकिन आपकी और हमारी चिंता से हो सकता है हमारे पॉकेट से कुछ पैसे निकल जाए, लेकिन सरकार अगर इसकी चिंता नहीं करे तो सरकार बदल सकती है। तो इसलिए सरकार भी गंभीर है और सरकार इसको एड्रेस कर रही है, मुझे लगता है, और कर भी रही है। आकाश, हाँ, हमसे हम लोग ऐसी आशा करें। बिल्कुल आकाश जी बेहतर बताएंगे। मैं पिछले प्रश्न में ही इसका जवाब दे रहा था। मेरी बहन ने बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन उठाया है और मेरे हिसाब से कल इसका जवाब आने वाला है। देयर इज एन इनोवेटिव थिंग व्हिच मे परहैप्स बी लॉन्च्ड टुमारो इटसेल्फ, व्हिच इज कॉल्ड प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर वो बहुत वॉलेटाइल होती है, बहुत फ्लक्चुएट करती है, चाहे वो प्याज है चाहे दाल है, सरकार उसको सब्सिडाइज रेट पे खरीदेगी। अगर इंडिया में नहीं है तो उसको जो है इंपोर्ट किया जाएगा और प्राइस फ्लक्चुएशंस को उससे जो है कंटेन किया जाएगा। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड कल आने की बहुत संभावना है और बहुत जरूरी है। मैं अपनी बहन का बिल्कुल साथ देता हूं। बिल्कुल होता है, प्याज कभी 120 रुपए की होगी, दाल कभी 180 रुपए की होगी, तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट वो लोग जो होर्डिंग करते हैं,
ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। मुकेश जी के चेहरे पे जो स्माइल आ रही है, उनको पता है देश में कारोबार कैसे होता है। तो जो ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग करते हैं उन पे शिकंजा कसा जाएगा, बिकॉज प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड उन पे कड़ा प्रहार होगा। एक सवाल और मेरे हिसाब से हमारे पास समय की कमी हो रही है। मैं आखिरी तीनों हमारे जो पैनलिस्ट उनसे पूछूं, क्या इनकम टैक्स वाले में मिडिल क्लास को कोई राहत मिलने जा रही है? बिल्कुल मिलने की संभावना है। पर्सनल इनकम टैक्स, हाउसिंग फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस, मेरे हिसाब से इनकम टैक्स का। लेकिन मुझे लग रहा है काफी कुछ आकाश जी, हम मिलेगा। लोगों ने क्यों? पिछले बजट में हम लोग चर्चा कर रहे थे और आपने कहा था कि इस बार मिलेगी राहत, नहीं मिली है राहत पिछली बार, तो वो इस बार इंटरिम मैं था, वो इंटरिम था। हाँ, थोड़ा इंतजार मुझे भी- कीजिए। मुझे भी इंटरिम से नहीं पहले भी लगता कि इस बार करीब करीब हम लोग राहत हर एक बजट में मिलेगी। चर्चा कर रहे हैं। 2005 के वो बाद से तो इंटरिम कोई था। चेंजेज आए नहीं है। बिल्कुल। वो इंटरिम था, एक पुराना गाना था, थोड़ा इंतजार का चेंजेस मजा आने लीजिए। चाहिए लेकिन आएंगे ऐसा मुझे कब नहीं तक लगता। इंतजार करें दिनेश जी? जी 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 कल तक। आकाश जी ने तो पूरा माहौल बना दिया। अच्छा बताइए, बात क्या है हाँ, कि अभी आपने चुनाव परिणाम देखे लोकसभा के, हाँ। उन चुनाव परिणामों से सबक सीखते हुए पिछले 2005 मतलब पिछले 20 साल से एटीसी को नहीं छेड़ा गया है। जो 1.5 लाख बना हुआ था वो बना हुआ है। और जो अब नया रिजीम और जो पुराना रिजीम, उन दोनों में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी है और बड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो सरकार को चाहिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करे और क्या करे कि जो 1.5 लाख की एटीसी को खत्म करना चाहते हैं वो 3 लाख में ऐड करके 4.5 लाख कर दे, तो आपका हिसाब वहां बराबर हो जाएगा। और कुल मिलाकर की बात यह है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें और थोड़ा रिलैक्सेशन दे, तो सरकार के रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस देश के आम मिडिल वर्ग को, जिसको मेरे ख्याल से पिछले 10 साल से जिसको कुछ नहीं मिला है, सीए का कामकाज भी बढ़ेगा मुझे लगता है। सीए का तो काम नहीं ठीक है, नहीं, बढ़ना भी चाहिए, बढ़ना भी चाहिए। हमारे पास समय की कमी। डॉक्टर राजलक्ष्मी जी, इसी पे आपकी टिप्पणी आखिरी। जी, बजट के बारे में टिप्पणी करूं तो बजट मुझे नहीं लगता कि आयकरों की दरों में कोई राहत मिलेगी। और जैसा कि अभी हमारे वक्ता ने बताया कि बहुत ही जटिल है नया टैक्स स्कीम और पुराना टैक्स स्कीम, तो वास्तविकता ये है कि आयकर का जो हमारा प्रगतिशील ढांचा भारत में अपनाया गया है वो अपने आप में जटिल है। इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ये इसके सरल होने के कोई भविष्य में इसके सरल होने के तो सरल फॉर्म ही है। यशवंत सिन्हा जी ने सरल लाया था मुझे लगता है, और सरल था। अब तो हम लोग घर से राजलक्ष्मी जी, हम लोग तो ऑनलाइन भर लेते हैं। मुझे लगता है इससे सरल क्या हो, हम लोग तो घर से ऑनलाइन, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको अब सीए के पास जाने की जरूरत नहीं। दिनेश जी की कमाई जरूर कम हो गई होगी उससे, लेकिन जो हम जैसे जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो घर से ही ऑनलाइन भर ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे सरल क्या हो, आप जाइए पोर्टल खोलिए और भर लीजिए, तो सरल तो हो ही चुका है। बाकी चीजें ठीक है, लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं। हमारे पास वक्त की कमी है। तीनों जो पैनलिस्ट हैं, जी आप तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े, बजट की चिंता कर रही होती। हाँ, बजट की चिंता सबको है मैम। जो तकलीफ आपकी है वही तकलीफ हमारी भी है। Tomorrow it would be a power packed budget. I can predict this thing. Tomorrow is going to be a power packed budget. चलिए, कल मिलते हैं आकाश जी। कल भी आपके साथ हमारे साथ रहेंगे, दिनेश जी भी हमारे साथ रहेंगे, डॉक्टर राजलक्ष्मी जी भी कल भी हमारे साथ रहेंगे। आज जो हमने कही है, जो भी प्रोडिक्शन किया है, कल अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लोगों से जवाब लिया जाएगा स्टूडियो के अंदर में। और जो दर्शक मुझे अभी देख रहे हैं, कल यही सब लोग रहेंगे आपके पास। और आज जो इन्होंने कहा है कल इसका जवाब लेंगे। अगर बजट में इसका जवाब नहीं आया तो आकाश जी और दिनेश जी दोनों से मैं इसका जवाब भी लूंगा। इसलिए आप लोग तैयार रहिए कि आप लोग के पास आर्गूमेंट्स क्या है, नहीं तो मजबूत कर लीजिए। फिलहाल अभी हमारे पास जो है समय की कमी है, प्रोग्राम कहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। तीनों जो हमारे साथ मेहमान जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कल इन्हीं मेहमानों के साथ और भी कुछ नए पैनलिस्ट के साथ दिन भर हम बजट पे चर्चा करेंगे। सुबह 8 बजे से ही लगातार हम बजट पे आपको चर्चा करते रहेंगे और बजट की नई बारीकियों को बताएंगे। लेकिन वो चीज भी हम बताएंगे जो दूसरे किसी भी चैनल में आप नहीं देखेंगे, क्योंकि बाकी बजट की बारीकियां तो सबको ही बताएंगे, लेकिन बजट का भगवा भविष्य क्या होगा, बजट में सनातन कहां पे है, बजट में हिंदुत्व कहां पे है, बजट में राष्ट्रवाद कहां पे है, इसकी विशेष चर्चा सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर हम आप करेंगे। इसलिए दर्शकों, कल सुबह 8 बजे से लेकर के लगातार 8 बजे तक हम बजट के साथ आपके साथ रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।